5 दिन एक सीरीज चलाई जिसमें अलग अलग विषयों पे पेरेंटिंग को लेकर बात हुई। और जब ये बात हुई कि आखिरी समापन कैसे किया जाए, वो कौन सा सब्जेक्ट हो जिसपे आखिरी बार बात की जाए अपने एक्सपर्ट से, तो एक जनमत हुआ, एक राय बनी कि अच्छी पेरेंटिंग क्या है, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, इसके बारे में आपको लोगों को बताना चाहिए। मैं छोटी छोटी सी 2 घटनाएं से शुरू करता हूं, फिर आप सारे लोगों की मदद से मैं लोगों तक, अपने दर्शकों तक बात पहुंचाना शुरू करूंगा। मैं जब सागर जाता था उस समय मैं जनसत्ता में था, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में आया था। तो एक बार मैं करीब 3 बजे रात में घर पहुंचा, तो स्टेशन पे बेहद पानी गिर रहा था, और करीब 2-3 दिन से पानी रुका नहीं था। सागर पहुंचने के बाद मुझे पता चला। तो मेरे पिता मोटरसाइकिल लेकर, बाइक लेकर मुझे लेने आए। तो मैं इतना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, इतना गुस्सा हो गया, इतना खींच गया, परेशान हो गया, और मैं लगभग चिल्लाने की स्थिति में आ गया। इमोशनल होने के बाद भी, उनका मैं 3 बजे रात में आया हूँ, 2 दिन के लिए दिल्ली से आया हूँ, इतना तेज पानी गिर रहा है। मैं टैक्सी करके घर आता तो मैं बचा रहता, भीगता नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मेरे जो कपड़े हैं, सागर में पानी गिर रहा है तो सूखेंगे नहीं, ये बैग भी गीला हो जाएगा, तो मैं 2 दिन गीले कपड़े पहनूंगा। 3 बजे रात में आपका स्टेशन आना कितना खतरनाक है मोटरसाइकिल से। निश्चित रूप से आप भीग के आए, एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप 50% चांसेस थे, बच गए। अब फिर अपन चलेंगे मोटरसाइकिल से, फिर चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाए। आप घर में रहते, मैं टैक्सी करके आ जाता, कितना सुविधाजनक होता। ये कितना क्या किया। और शायद मैंने, मुझे ऐसा याद है कि शायद मैंने जल्दबाजी में कह दिया कि क्या बेवकूफी आपने की कि आप इतनी रात में मुझे लेने आए। लेकिन उस घटना के 25 साल बाद आज मैं सोचता हूं कि पूरी जिंदगी में अपने पिता से कभी नहीं कह पाया, ना उसके बाद कह पाऊंगा, कि दिल्ली में आप टैक्सी करके घर आ जाइए। एक एक क्या इमोशनल पेरेंटिंग। दूसरी एक घटना है कि मेरे एक साथी थे, हम लोग सेंट जोसेफ में साथ थे, फिर वो वापस चले गए। और वो पहले आदमी थे हमारे ग्रुप में जिन्होंने अपना पर्सनल प्लेन खरीदा। वो सॉफ्टवेयर में काफी आगे चले गए। लेकिन जब उनकी माँ की डेथ हुई, तो उन्होंने बताया कि वो तुम्हारी माँ बहुत सीरियस हैं, चूंकि वो दिल्ली में एडमिट थी और मैं उनकी देखभाल भी कर रहा था, तो आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 4 दिन बाद आऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहले अभी मैं आऊंगा तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा फ्लाइट में, तो मैं 4 दिन बाद का टिकट ले रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा। क्या वो सफल पेरेंटिंग? तो मैं कंफ्यूज हूं, और मैं इस बारे में आप सारे लोगों से बात करूंगा। क्या वे पेरेंट्स सफल हैं जिनके बच्चे आईएएस ऑफिसर हो गए, या क्या वे पेरेंट्स असफल हैं जिनके बच्चे आईआईटी नहीं क्रैक कर पाए, या सीपीएमटी नहीं क्रैक कर पाए, वो टीचर बन गए, क्लर्क बन गए, या कुछ बिजनेस करने लगे? तो सफल पेरेंटिंग क्या है, सही पेरेंटिंग क्या है, इमोशनल पेरेंटिंग क्या है, गुड पेरेंटिंग क्या है, इन सवालों के बीच आज मैं आप लोगों से, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रतिभा राय मैडम एजुकेशन में है, दिल्ली की एक रेपुटेटेड बाल भारती स्कूल में आपने करीब 25 साल एजुकेशन में दिए हैं, और अभी भी आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब टीचर देखता है, आप लोग कॉपीज देखते हैं, तो जो जिसके नंबर ज्यादा है वो अच्छा स्टूडेंट, जिसके अच्छे ज्यादा नंबर है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो सक्सेसफुल हो गया उसकी पेरेंटिंग अच्छी। क्या ऐसा है, या आप इसको अलग तरीके से देखती मैडम प्रतिभा राय? देखिए, हम लोग जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि ठीक है, हमें अपना बच्चे को ऐसा नर्चरिंग करना है, ऐसा एकेडमिक एजुकेशन देना है कि वो एक सक्सेसफुल सीईओ बने, सक्सेसफुल इंजीनियर बने, सक्सेसफुल डॉक्टर बने, जैसे कि आप कह रहे थे। पर हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि हमारा मेन मुद्दा एक बच्चे को क्या बनाना है एज एन अडल्ट। जो हमारा मेन टारगेट है कि वो एज एन अडल्ट क्या बने। हम भूल जाते हैं कि वी वांट अ हैप्पी एडल्ट, वी वांट अ सेटिस्फाइड एडल्ट, वी वांट अ कंपैशनेट एडल्ट हु हैज एम्पैथी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। वी वांट अ रिस्पांसिबल एडल्ट who understands his own responsibility towards his family, towards the nation, towards commitment, towards his job, towards his family. And वो सब बीच में, नर्चरिंग के बीच में हम भूल जाते हैं, और हम लग जाते हैं कि ऐसा सक्सेसफुल बनाए कि खूब पैसा आए, मकान आए, गाड़ी आए, सब कुछ आए। पर हम ये एकेडमिक एजुकेशन देते देते भूल जाते हैं कि एक होलसम एजुकेशन की जरूरत है, जहां पर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, लॉपसाइटेड नहीं हो। हमारे साथ नीरज वाजपेयी जी हैं। तो नीरज वाजपेयी जी बड़े पत्रकार हैं, जानकार पत्रकार हैं, साथ में आप सीएनबीसी में एडिटर रहे हैं। तो नीरज जी, अच्छी पेरेंटिंग या खराब पेरेंटिंग को आप कैसे नापते हैं? आप शेयर बाजार के एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं सवाल वैसा पूछ रहा हूं। जो शेयर लगातार जिसकी कीमत बढ़ती जाती है, आप वो लेते हैं, या जिसका
बेसिक्स अच्छा होता है, जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है, आप उसको अच्छा मानते हैं। वैसे ही पेरेंटिंग में आप किसको अच्छा मानते हैं? जिसके बच्चे सफल हुए हैं वो अच्छी पेरेंटिंग है, या जिसके बच्चे अच्छे मनुष्य बने हैं वो अच्छी पेरेंटिंग है? नीरज वाजपेयी जी। नो डाउट, जो अच्छे ह्यूमन बीइंग है, अच्छे इंसान है, वही सबसे बढ़िया है। और हालांकि मेरे को निजी अनुभव कोई नहीं है पेरेंटिंग का, ये मेरा डिस्क्लोजर है। लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ सोसाइटी में, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पेरेंटिंग का दरअसल हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना भारत में, कोई जज मत करे क्योंकि मैं सिर्फ एनालाइज करता हूँ, वो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। सबको ये लगता है, पेरेंट्स को लगता है, टीचर्स को लगता है कि वो आईआईटी क्रैक कर ले, नीट क्रैक कर ले, या वो एआई का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाए, यानी करियर के हिसाब से अगर वो कुछ कर ले तो उसको सक्सेसफुल मानते हैं और समाज में उसकी इज्जत बहुत होती है। देखो उनके बच्चे कितने अच्छे निकल गए। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उनके बच्चे एक्चुअली इंसान कैसे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंटिंग कोई कला नहीं है, दिस इज नॉट आर्ट, और ना ही कोई ये साइंस है। ये सिंपली कॉमन सेंस है, विच इज वेरी अनकॉमन दीज डेज। अगर आप कॉमन सेंस से अपने बच्चों को बड़ा करेंगे तो आपके बच्चे हमेशा बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत पैसे हों उनके पास, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये एकदम बेकार का कॉन्सेप्ट है कि वेल ऑफ फैमिली के ही बच्चे अच्छे बनेंगे। उन माँ बाप के बच्चे अच्छे बनते हैं जो बहुत ही संजीदा होते हैं और जिनको हम लोग अपनी देशी भाषा में कहते हैं पढ़े नहीं है, कढ़े हैं। फॉर्मल एजुकेशन से आप केवल डिग्री हासिल करते हैं जो एक कागज पे होती है, लेकिन पढ़ाई का मतलब होता है आप कितने समझदार हैं। नॉलेज और समझ के बीच की जो खाई है, जिसने उसको पूरा कर लिया वो एक कंप्लीट मैन होता है। अब मैन को वुमन भी मान लीजिए, क्योंकि वो गलत सेंस में जाएगा। तो कंप्लीटनेस तभी आती है जब आप करें। मैं इसको छोटी छोटी कहानियों से समझाऊंगा, जो कि मैं बाय नेचर जर्नलिज्म या टीचिंग है, मास टीचिंग करते हैं हम लोग। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, उससे आप सब समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक फैमिली होती है बिहार में, जिसके पिता और माता में, पिता थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है तो पढ़ते हैं। माता जी उनकी केवल साक्षर होती हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता, वो कुछ धार्मिक किताबें पढ़ लेती हैं। उनके दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत तेज होता पढ़ने में और वो बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्रैक करता हर एग्जाम को और बड़ी तेजी से करता है। जो छोटा बेटा होता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो रादर फेल होता है। उसके स्कूल का ये सिस्टम था कि अगर 3 विषय में फेल है तब भी वो स्कूल में पास कर दिया जाएगा। तो क्लास बढ़ते जाते थे लेकिन वो पढ़ता नहीं था। 12-13 साल की उम्र में उसकी माँ, जो सिर्फ साक्षर थी, उसने एक गेम किया अपने बच्चे को टेस्ट करने के लिए। उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो हमारी बात बन सकती है। तो लड़के ने कहा ठीक है, हाँ, उसको क्या फर्क पड़ता था। तो उसने कहा कि माँ ने कहा उनकी कि आपको अपने कॉपी किताब बस्ता लेकर के इस कमरे में सिर्फ 1 घंटे बैठना है। तो लड़के ने कहा पढ़ने की शर्त तो नहीं है ना, मैं पढ़ूंगा नहीं। बोला नहीं नहीं, पढ़ना बिल्कुल ही नहीं है, आपको सिर्फ 1 घंटे बैठना है उस कमरे में और कुछ नहीं करना है। आप बैठे रहो बस, और बस्ता लेके जाना। लड़का बड़ा खुश। तो उसको ये बोला गया इंसेंटिव क्या है इसका। तो बिहार में जब दिवाली के आसपास उनका जो छठ पूजा की का फेस्टिवल होता है, तो उसमें ठेकुआ नाम की एक मिठाई बनती। तो बोले हर घंटे तुम्हें 2 ठेकुआ देंगे हम। लड़का बड़ा खुश, क्योंकि वो बिलो एवरेज फैमिली का था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का था। तो बड़ा बड़का लड़का खुश, बोला ठीक है हम बैठ जाएं, क्या प्रॉब्लम है। अब उसने शर्त ले ली और कमरे के अंदर चला गया। कमरे में 4 दीवारें हैं, एक चारपाई पड़ी और उसका बस्ता। 10 मिनट बाद उसको रियलाइज हुआ कि यार ये गलत डील हो गई, मैं फंस गया, मैं करूंगा 1 घंटे बैठना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसने शर्त तोड़ी नहीं, क्योंकि उसने माँ से प्रॉमिस किया था, इसलिए उसने शर्त नहीं तोड़ी, वो बैठा रहा। 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक वो, जब उसको लगा कि यार अब कुछ नहीं कर सकते, तो उसने 45वें मिनट में किताब पढ़नी शुरू करी कि अब कुछ नहीं काम तो चलो किताब ही पढ़ने, बस्ते में रखी हुई है। जब वो निकला तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैंने तो जिंदगी में कभी किताब पढ़ी नहीं थी, मुझे तो बहुत मजा आया, क्या मैं दोबारा 1 घंटे बैठूं क्या इसमें। माँ ने कहा हाँ बैठ जाओ, हम फिर दो ठिकवे देंगे तुम्हें 1 घंटे के अंदर। वो फिर गया और फिर उसने पढ़ा। बाहर निकला तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसके बाद वो हर क्लास में अव्वल आता रहा और वो अव्वल आते आते इतना बड़ा बना कि उसने पटना के जो सबसे फेमस साइंस कॉलेज है वहां से ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई की अपनी। उसके बाद उसने आईआईटी कानपुर से पीएचडी करी और वो देश के जाने माने
फिजिक्स के प्रोफेसर है। मैं बात कर रहा हूँ हरीश चंद्र वर्मा की। क्या बात। प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा की एक किताब है फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसकी 50 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। वो देश के एकमात्र फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हिंदी में किताबें लिखी हैं। अब इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहली स्टोरी ये है कि उनकी मां ने ये समझ लिया था कि इस बच्चे को कैसे मोल्ड किया जाए, जबकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। तो वो पढ़ी नहीं थी लेकिन कढ़ी थी, मतलब उनको समझ थी, तो उन्होंने उसको मोल्ड किया। दूसरी मोरल ऑफ द स्टोरी है कि संस्कार बच्चों के कितने जरूरी होते हैं, कि उस बच्चे ने कहा कि मैं अपनी शर्त नहीं तोड़ूंगा, भले कुछ भी हो जाए, मां से वादा किया है तो बैठना ही है। दूसरी ये थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस कहानी के जरिए कि, और ये सत्य कहानी है, एच.सी. वर्मा गूगल करके पढ़ लीजिएगा, कि अगर माँ बाप बच्चे को जिस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं वो बहुत आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं टीचर्स की कम 70% माँ बाप की जिम्मेदारी मानता हूँ बच्चे के एक सक्सेसफुल इंसान बनने में। हमारे साथ अनिल सोनी जी हैं जो नासिक से हैं, आप इमर्सन के ऑपरेशंस हेड हैं। और आपकी जो विशेषता है मुझे ये अच्छी लगती है कि आप अमेरिका में भी रहे और दुनिया के तमाम देशों में रहे, लेकिन आपके अंदर का एक जो देहातीपन है, एक जो उस सामाजिक परिस्थितियों को लेके जो आपका प्रेम है और जो उसका सम्मान है, वो एक अलग तरह का है। आप एक अलग तरह के पेरेंट हैं। अनिल, आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं? सफल बनाना, अच्छा बनाना, आपकी प्राथमिकता क्या है और कैसे? मैं उसको थोड़ा सा, जो प्रतिभा जी ने कहा था, वहां से इसको आगे ले जाना चाहूंगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि पिछली 1-2 पीढ़ी से, जब से हम माँ बाप अपने आप को पढ़ा लिखा समझने लगे हैं, ये पेरेंटिंग का कॉम्प्लिकेशन वहां से शुरू हुआ है। दादा दादी के समय क्या होता था, समाज में जो स्थापित मूल्य थे, संस्कार हम जो बोलते हैं, उस पर जोर था। इसके अलावा उतनी महत्वाकांक्षा कि आप सफल हो गए तो मत ना हो, असफल हो गए तो दुख ना हो, इतनी सी चीज हुआ करती थी पेरेंटिंग। अब होता क्या है कि देखिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन पढ़े लिखों की बीमारी है। किसी बिना पढ़े लिखे आदमी में फ्रस्ट्रेशन नहीं देखेंगे आप। और हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये बैक ऑफ द माइंड जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है ना, हम अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि वो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो बोझ बच्चों पर, कि भाई तुमको तो ऐसा बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग इस दिशा में जा रही है। अभी बच्चे जो हैं, देखिए, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, और आज की दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं कि किसी का फेयरली एक प्रॉपर प्रोग्रेशन है तो उसको कहीं ना कहीं रास्ता है। तो ऐसे में तो मुझे ये लगता है कि, और जो मैं करता हूँ, पहली चीज तो मुझे ये लगी कि मेरे बच्चों को मेहनत और पैसा, इन दो चीजों की कीमत पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो आज बच्चों के साथ हम देख रहे हैं कि मेहनत और पैसा, आज हम हैं पढ़े लिखे माँ बाप हैं, कमा रहे हैं, अच्छा, एक बीमारी हमें हो गई है, हम ये सोचते हैं कि हमने जो परेशानियां देखी हैं वो हमारे अनिल, बच्चे नहीं आप देख। किस तरफ उनको वो करते हैं, इनकरेज करते हैं? आप क्या चाहते हैं, वो सफल हों कि अच्छे हों, अच्छे मनुष्य बन के आए या देखिए, सफल मैं मनुष्य बन के? चाहता हूं कि वो सुखी हों। ये सफल और असफलता जो है, इसकी परिभाषाएं हर आदमी के लिए अलग हो सकती हैं। आपने एक विषय को एक नया मोड़ दी, एक नई बात की। चलिए ओमप्रीत से के पास चलते हैं। ओमप्रीत, पहला एक सवाल जो हम फायदा उठाते हैं आपके वहां पर रहने का, पेरेंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस बताइए इंडियन पेरेंटिंग में और जो पेरेंटिंग आप अमेरिका में देखती हैं वहां पे। क्या वहां के पेरेंट्स की क्या प्रायोरिटी है? उनके बच्चे अच्छे मनुष्य बने या सफल बने? सर, अनिल सर भी यहाँ रहे हैं तो मेरी टॉपिक से मुझे लगता है जो भी मैं कहूंगी उनसे शायद वो भी एग्री करेंगे। पेरेंटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही जैसी होती है। जैसे सर ने कहा, हर पेरेंट अपने बच्चे को सुखी ही देखना चाहता है। तो यहाँ की जो स्पेशली पेरेंटिंग होती है, वो डेफिनेटली सक्सेस, अगेन सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस आपके लिए एक इंजीनियर डॉक्टर होना जरूरी है, या एक सीईओ होना जरूरी है, या एट द एंड ऑफ द डे आपका सेटिस्फैक्शन जरूरी है? ये आपका सक्सेस डिफाइन करना पहले तो एज अ पेरेंट मुझे अपने बच्चे में ये इनकलकेट करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए।
तुम पैसा कमाना चाहते हो कि सुखी रहना चाहते हो, कि दोनों चाहिए या कैसा चाहिए? क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस होता है। तो मुझे लगता है बच्चे को अगर एक मैं पेड़ की तरह एनालॉजी करूँ, तो अगर पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तो वो किसी भी तूफान को झेल नहीं पाएगा। तो अगर हम बच्चे में एक एक स्ट्रेंथ हम अगर उसमें एक आत्मविश्वास, एक अच्छा इंसान बनाने की उसको एक एम्पैथी रखें, एम्पैथी सिखाएँ उसको हमेशा, तो वो एक मजबूत कैरेक्टर बनता है। वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा और वो क्लियर रहेगा। उसको हर चीज़ बेसिक्स का आइडिया रहेगा कि ये मेरे बेसिक्स हैं, मुझे इससे भटकना नहीं है। फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ उसके हाथ में है। जब इंसान को पता होता है कि मेरा ये कैरेक्टर है, मैं इस कैरेक्टर से बाहर नहीं जाऊँगा, तो वो मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में भटकने के चांस ही नहीं होते। तो वो इंसान एम्पैथेटिक ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि यूएस में पेरेंटिंग कैसी है? यूएस में पेरेंटिंग का तो मैं कोई डेफिनिशन नहीं करूँगी, बट स्कूल से लेके घर तक, बचपन से बच्चे को एम्पैथी बहुत सिखाई जाती है। थैंकफुलनेस सिखाई जाती है कि आपके पास जो है, उसका एक तो पहले शुक्रिया अदा करिए एवरीडे सोने से पहले या जब भी आपको लगता है। दूसरी चीज़ उसको ज़रूर शेयर करिए सबके साथ। तो जब आप ये 2 चीज़ें आप सिखा देते हैं, तो बच्चा सक्सेसफुल जो हम इंडिया में डेफिनिशन या ऑल ओवर वर्ल्ड सक्सेसफुल मतलब सीईओ बनना, वो हम अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि मुझे बाँटना भी है, तो आप वो गलत रास्ते नहीं ले आप किसी का फ़ायदा नहीं उठाएँगे, आप किसी को दुःख नहीं देंगे। तो येस, सक्सेस मैं नहीं चाहूँगी कि बच्चा मेरा सिर्फ़ समाज सेवा ही करता रहे, उसके पास खाने को भी ना बचे। हाँ, अगर उसको खुद को ये करके सुख है, तो वो अलग बात है। पर एज़ अ पेरेंट तो मैं वो नहीं चाहूँगी। लेकिन अगर वो सीईओ बन के या कुछ अच्छा बन के एक समाज को वो रिटर्न कर रही है या कर रहा है, तो मैं उसको सक्सेसफुल ही समझूँगी, चाहे वो वर्ल्ड फेमस हो ना हो। बट अगर अपने एंड ऑफ द डे वो सैटिस्फाइड है कि भई मैंने आज जो भी किया, वो मैंने किसी की हेल्प की, तो मैं तो उसको सक्सेसफुल समझूँगी। इसलिए एज़ अ सिख हूँ मैं, सिखिज़्म में भी यही सिखाया जाता है कि दूसरे को बाँट के खुद खाओ। बहुत तो अच्छी बात आप कही तभी आपने। जी। बाँटोगे तभी आप बाँटोगे जब आपके पास उतना होगा जी। और आप बाँट तभी पाओगे जब वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, अगर आपने किसी से छीना नहीं है। जी हूँ। इंडियन टेलीविज़न में अलग-अलग चैनल्स हैं और जितने शो मैं देखता था, मुझे सबसे अच्छे और सबसे उम्दा एंकर नीरज जी लगते थे। वो भले मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे सीखने की कोशिश भी करता हूँ कि उनसे कैसे पैनल डिस्कशन किया जाता है, मैंने नीरज जी से सीखा। उन्होंने एक बात बताई थी कि जब आप पैनल डिस्कशन करते हैं, तो अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे कुछ बात भी किया करिए, शो शुरू होने के पहले सब्जेक्ट पे थोड़ा डिस्कस करिए, तो आपको कुछ चीज़ समझ में आएँगी। नीरज वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो आज मैं जब प्रियंका से बात कर रहा था कि ये विषय है, क्या बात करनी, तो उसने एक नया शब्द मुझे बताया कि आलोक जी, इमोशनल क्वोशंट भी देखना चाहिए बच्चों में, सिर्फ इंटेलिजेंट आईक्यू से काम नहीं चलेगा। तो प्रियंका, ये मुझे बताइए आप कि जो आप इमोशनल क्वोशंट की बात कर रही थी, आप अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करती हैं कि वो इमोशनल क्वोशंट भी उनमें डेवलप हो, सिर्फ इंटेलिजेंट या आईक्यू क्वोशंट ही डेवलप ना हो? पहली बात। दूसरी बात, सारे माँ-बाप ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छी कोचिंग में जाएँ, अच्छी स्कूल्स में जाएँ, अच्छे टीचर्स के पास जाएँ, लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बने, इसके लिए आप क्या करती? प्रियंका जी। देखिए, इसके लिए कुछ बहुत अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है ना, अपने बच्चे को प्रेम करना। और जब प्रेम करना है, तो वो प्यार करना है आपकी उपस्थिति, आपका उसके डे टू डे लाइफ में उसको सुनना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। ये चीज़ आप किसी भी ऐसी चीज़ों से जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो कमी में भी या आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसमें भी अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम देते हैं, उसको एक कनेक्ट जो होता है ना, एक कनेक्ट वो सीखता है, या आपके बिहेवियर से वो देखता है कि आप जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं आपके घर में, जैसे मेड है या कोई है, उसके साथ आपका क्या रेपो है, किस तरह से आप उससे व्यवहार कर रहे हैं, उसको घर में किस तरह से पुकार रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ उनको दीदी या भैया या बहुत आदर के साथ बोला जाता है। तो ये चीजें जब वो आपको करते हुए देखते हैं, तो उनमें भी एक ये चीज अपने आप ही इनकलकेट होती है कि ये एक इस तरह से। प्रियंका, ये बात मानी जाए क्या कि पेरेंट्स जो व्यवहार करते हैं, बच्चे उस पे से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बजाय पेरेंट्स जो कहते हैं? हाँ, बच्चे तो एग्जाम्पल से सीखते हैं ना। आप कुछ कह रहे हो और आप अपने वर्ड्स के ऊपर पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हो, सिर्फ कह रहे हो, सिर्फ दिखाने के लिए कह रहे हो, तो हर कोई ये समझता है, एक बच्चा भी समझता है कि
यहाँ तक कि आंखों की भाषा तो एक आपका पेट भी समझ जाता है कि आप गुस्से में हो, कि आप क्या हो। आप प्यार से कुछ भी बोलते रहो बट आपके एक्शंस वो चीज नहीं कह रहे हो, तो एक बात हर कोई समझता है, बच्चा भी बहुत अच्छे से समझता है। चलिए प्रियंका, नीरज जी के पास जाते हैं। नीरज, आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं अच्छी पेरेंटिंग के लिए, लेकिन आज इस सीरीज का हमारा आखिरी दिन है, 5वां दिन है। हम चाहते हैं कुछ बातें आप ऐसी जरूर बताएं कि जो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। सो शायद कम होंगी कि जो सीधे लोगों तक पहुंचे, कि जो पेरेंट्स को नहीं करना। नीरज जी। आलोक, एक अपने यहाँ बहुत कल्चरली बात कही जाती है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। इसका मतलब क्या है? जो अभी प्रियंका जी कह रही थी कि जो पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे ना, वो इमिटेट करते हैं, उसको सीखते हैं वही। और मेरे हिसाब से जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स हैं किसी भी स्टूडेंट के, वो 9, 10, 11, 12, ये जो 4 साल होते हैं ना, ये तय कर देते हैं कि वो लड़का अपनी जिंदगी में क्या करेगा। जो लड़का 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया, मैं गारंटी देता हूं कि वो सेकंड क्लास सिटीजन पूरी जिंदगी रहेगा। क्योंकि जिंदगी के 2 फेज होते हैं। एक में आपको मेहनत करनी है, पहले कर लीजिए या बाद में करिए। पहले किया तो बाद में नहीं करेंगे, बाद में अगर आपको मेहनत करनी तो पहले नहीं करिए। वो जो पीरियड होता है ना, मैं जो आपसे कहता हूं अनयूजुअल बातें समझ लीजिए। हम बहुत प्रैक्टिकल बातें करें, बहुत किताबी बातें हम बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चे को आप समझिए कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता है, वो तब अच्छा इंसान बनेगा। अगर आप उसको डंडे मार के इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सीए बनाना चाहते हैं, या एआई का टेक्नोलॉजिस्ट बनाना चाहते हैं, वो अच्छा इंसान कभी बन ही नहीं सकता। क्योंकि उसको आपने पैसे कमाने की या एक अच्छी जॉब पाने की मशीन बना दिया है। अच्छा इंसान तब बनेगा जब उसके एटीट्यूड को आप समझें, उसके एप्टीट्यूड को समझें। और वो कोई नहीं समझ सकता सिर्फ पेरेंट के, कि आपके बच्चे की रुचि क्या है। क्या वाकई वो इंजीनियर बनना चाहता है, या उसका मन है कि मैं हिंदी का कवि बनना चाहता हूँ, मैं हिंदी की कविताएं लिखना चाहता हूँ, मैं पंजाबी में कविताएं लिखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रैप सॉन्ग लिखना चाहता हूँ। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आप उसको पैसे कमाने की मशीन बना रहे हैं। तो एटीट्यूड टेस्ट करिए, एप्टीट्यूड टेस्ट करिए, और ये आपको करना है। अगर आपका बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है तो आपको ये झिझक नहीं होनी चाहिए कि आपके पड़ोसी के लड़के तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका लड़का हिंदी साहित्य में एमए कर रहा है। वो उतना ही सक्सेसफुल हो सकता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत फेमस व्यक्ति हैं इस देश में। कुमार विश्वास ने हिंदी कवियों को इज्जत दी है कि गुरु पैसे कमाए जा सकते हैं हिंदी कविताएं पढ़ के भी, वरना 100-100 रुपए में लोग कविताएं पढ़ते थे। तो कोई भी विषय, कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं है। कि अगर आपका लड़का साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो यार वो तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं बन पाया, वो डॉक्टर नहीं बन पाया। अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बहुत पैसे कमाते हैं। तो पैसे से जो पैमाना तय होता है ना करियर का, या ग्रोथ का, या अच्छा इंसान, या पेरेंटिंग का, वो सबसे गलत है। पहली चीज तो ये नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो एक अनिल जी ने कही, मैं उससे स्लाइटली विद रिस्पेक्ट डिसएग्री हूं। मेरा ये मानना है कि बच्चे को कभी भी अपने पेरेंट की फाइनेंशियल हैसियत नहीं मालूम होनी चाहिए, किसी भी हालत में। आप कितने अमीर हैं या आप कितने गरीब हैं। आपसे अगर उसने कोई डिमांड करी कि मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हैं, तो वो क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए मना कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं। ये अगर उसको पता चल गया तो उसका असर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अपने अपने जीवन में, अपने रिश्तेदारों में आप देख लीजिए। जिस दिन बच्चे को ये पता चल गया कि कोई मेरी डिमांड पैसे की वजह से पूरी नहीं हो रही है, उस दिन से वो आपसे डिमांड करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है ही नहीं तो दिलाएंगे कहां से। फिर वो अपने डिसीजन खुद लेने लगेगा और वो एक्सप्लोर करना बंद कर देगा, और वो बहुत ही मीडियोकर किस्म का इंसान बनेगा। इसलिए बच्चे को कभी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मत पता चलने दीजिए। आप अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ भी हैं, आपने उसको कोई चीज नहीं दिलाई तो उसका एक अलग रीजन, लॉजिकल रीजन होना चाहिए। तब आपका बच्चा अपने नेचुरल ग्रोथ से आगे बढ़ता है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें जो आपको कोई बताएगा नहीं, मीठी मीठी बातें करने से कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज, पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने बच्चे के साथ क्या एक फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं, क्या आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, क्या आप उसको कभी घुमाने ले गए वॉशिंगटन डीसी के उस चौराहे पर जहां उसको देख के लगे कि यार इस बिल्डिंग में मेरा भी एक फ्लैट हो सकता है। आपने उसको कभी प्रमोट ही नहीं किया, मोटिवेट ही नहीं किया, आप सिर्फ उसको किताबें पढ़ा रहे हैं। ये रट्टा मार लो यार, केमिस्ट्री किताब से नीट निकल जाएगा, नहीं होगा बॉस। उस बच्चे का दिमाग खोलिए, आप उसको दुनिया दिखाइए।
उसको समझाइए कि आप ग्रो कर रहे हैं और आप क्या बनेंगे आगे चल के। जो आपको पसंद है आप वो बनिए। आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं, आप फिल्में बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईएएस में, व्हाटएवर योर चॉइस, क्योंकि जिस दिन पैशन प्रोफेशन बनेगा उस दिन पैसे की बरसात होगी और वो बहुत अच्छा इंसान बनेगा। मुझे आज तक कोई याद नहीं कि जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, मतलब अपने अपने प्रोफेशन में जो एक्सेल कर गया हो और वो बहुत ही खराब इंसान हो। वो इंसान तभी अच्छा बनता है जब वो अपने प्रोफेशन में खुश होता है। अगर मैं जर्नलिज्म करके बहुत खुश हूं तो मैं बहुत अच्छा इंसान भी हूँ, लेकिन अगर मुझे डंडे मार के कुछ और कराया था, मैं बैंक में क्लर्क बना होता तो मैं बहुत खराब इंसान होता है, क्योंकि मैं अपने मन का काम ही नहीं कर रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, टीचर्स की कम, क्योंकि टीचर्स के साथ बच्चा कम रहता है, घर में ज्यादा रहता है माँ बाप के साथ। माँ बाप उसको क्या सिखा रहे हैं? क्या आपने उसको कभी पंचतंत्र की कहानियां सिखाई? आपने उसको कभी प्रेमचंद की कहानियां सुनाई जिससे वो एक अच्छा इंसान बने? वो भाई बहन की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, गुरुओं की इज्जत करना सीखे। वो कब सिखाया आपने? आप उसको दिन भर सिखा रहे हैं कि केमिस्ट्री रटो, फिजिक्स रटो, पड़ोसी वाले ने नीट निकाल लिया तुम रह गए यार। ये तरीका ही गलत है। हमारी पेरेंटिंग में बेसिक फ्लॉ है इंडिया में, लोग उसको अभी भी नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं कब समझेंगे, वो पूरी जनरेशन की जनरेशन खराब हो रही है। तो मेरा मानना है कि पेरेंटिंग इज ए डिफरेंट बॉल गेम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नीरज, एक छोटा सा सवाल और हम आपसे जानना चाहते हैं। आप चूंकि जितने धनाढ्य लोग हैं जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, आप उनके दोस्त उनके साथ बैठते घूमते हैं, क्या ये लोग खुश हैं? क्या ये लोग अपने आप को सफल मानते हैं? मैं जितने लोगों के सर्कल में घूमता हूं उसमें ज्यादातर बिजनेस और कॉर्पोरेट लोग हैं, मार्केट के लोग हैं। उसमें से 99% लोग अपनी पसंद का काम कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसा स्टॉक ब्रोकर या कोई ऐसा मार्केट एक्सपर्ट नहीं देखा जो मजबूरी में ये काम कर रहा हो। उसकी चॉइस थी इसलिए वो बना, और वो उतने ही अच्छे फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये लोग सिर्फ धन पशु हैं, सिर्फ पैसे कमाते हैं, कुछ नहीं करते। वो जितनी चैरिटी करते हैं आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। राकेश झुनझुनवाला जी का नाम लिया जाता है, उन्होंने इतने सारे इंस्टीट्यूट बनाए फ्री में। आप जाइए वहां पे, आप कैंसर पेशेंट तो आपके लिए फ्री का हॉस्टल, फ्री का हॉस्पिटल, कितनी वजीफे देते हैं, कितने पैसे वो देते हैं, क्योंकि वो अपने दिल का काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो वो दे पा रहे हैं। आप पूरी जिंदगी की आपाधापी में डबल रोटी खरीदने में बिजी है, तो आप अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? बेसिक क्वेश्चन आप सोच के देखिए कि जो आदमी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है वो इंसान कैसे अच्छा बनेगा? अनिल जी, नीरज जी ने बात एक कह के शुरू की थी कि मैं अनिल जी से असहमति जता रहा हूं, लेकिन वो तो सारी बात उन्होंने कही जिनसे आप सहमत हैं। आप अपने बच्चों को जंगल में घुमाने ले जाते हैं, अगर उन्हें शेर की फोटो खींचना पसंद है तो आप उन्हें कैमरा दिलाते हैं। आप भले इंजीनियर हैं, लेकिन अभी आप बताए थे कि आपका बेटा फॉरेस्ट की जो फोटोग्राफी होती है उसमें एक्सेल कर रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप, उसमें मजा किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अभी जो नीरज जी ने बोला, शायद अब आपने मुझे बहुत निकट से देखा है। ये सारी चीजों के अलावा एक्सपोजर देना जो बच्चों को है बहुत इंपॉर्टेंट यही बात नीरज भी तो कह रहे हैं। है। हाँ, वही जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये अलग है कि उन्होंने मेरे पैसे की कीमत का अर्थ अलग लगाया, जो मेरा अर्थ नहीं था। मेरा मतलब ये था कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पैसा आता कैसे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम एक्सपोजर दें। एक्सपोजर नहीं देंगे तो उनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत लिमिटेड हो जाता है। वो हमारे इसको एनवायरनमेंट थोड़ा बताइए ना, एक्सपोजर कैसा होना? अच्छा, एक एक क्वेश्चन था हमारा। जी, एक्चुअली सबसे पहले तो हमें एक अच्छा आदमी होने की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि फिलेंथ्रोपिस्ट होना ही एक डेफिनेशन नहीं अच्छा आदमी होने का। अगर आपके बहुत लिमिटेड मीन्स हैं, उसमें भी अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एक सिंपैथेटिक, एक एम्पैथी वाला बिहेवियर करते हो, तो वो भी एक अच्छा आदमी होना है। आप बहुत लिमिटेड मीन्स में भी यू कैन बी अ गुड पर्सन, अ बेटर पर्सन, अ सिंपैथेटिक पर्सन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीरज जी की बात से, बिकॉज मेरे पास इतना पैसा भले ही ना हो कि मैं फिलेंथ्रॉफी कर पाऊं, बट लेकिन मेरे पास अगर इच्छा है तो मैं अपनी मेट की भी छोटी छोटी सी जरूरतों को, छोटी छोटी सी उसकी कमियों को देख के, छोटी सी भी हेल्प अगर आप किसी की करते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में किसी की लाइफ में एक वो। तो यहाँ पे तो हमें एक अच्छा आदमी होने की अभी तो डेफिनेशन ही पूरी तरह से हमने Define करना। डिमार्केशन नहीं किया।
तो मतलब क्या डेफिनेशन क्या है एक अच्छा इंसान होने की? ये सवाल आपका Exactly, मैं नीरज जी से है प्रियंका या प्रतिभा मैडम से है? तो हाँ, प्रतिभा मैडम मतलब टीचर हैं, तो पहले नीरज से पूछते हैं, फिर सॉरी, प्रतिभा मैंने मैडम से पूछते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे अनिल जी को मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन ये एकदम से नीरज जी की बात के बाद ये मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा घुमड़ रहा था कि हम तो कैसे। पहले अपन नीरज जी से पूछते हैं, फिर अपने साथ टीचर हैं तो अपन प्रतिभा मैडम से ही पूछेंगे। नीरज जी पहले आप सर, बताइए। 1 मिनट में फिर से 1 सेकंड अच्छा, इंटरप्ट ओमप्रीत करूंगी। नीरज जी, आप जो आंसर दें, मैं एग्जैक्टली प्रियंका मैम ने जो बोला मैं एग्जैक्टली दिमाग में यही सोच रही थी। शायद सर भी आप नीरज जी आप भी शायद ये नहीं बोलना चाह रहे होंगे जो हम मटेरियलिस्टिकली सोच रहे हैं, बट मैं भी इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री थी जब आपने बोला ना कि सक्सेस वो 99% खुश हैं क्योंकि वो अपनी इच्छा का काम कर रहे हैं। इच्छा का काम कर रहे हैं इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगेन सक्सेस का डेफिनेशन यहाँ चेंज हो जा रहा है। अब मटीरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हैं, बट क्या वो इमोशनली फैमिली से सब आसपास में जो उनके जुड़े हैं उसमें भी वो सक्सेसफुल है कि नहीं? आई थिंक आलोक जी ने वही पूछना चाहा था। खुश हैं इन सेंस वो अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में खुश हैं कि सिर्फ ऐसा आ गया और सक्सेस को उससे तोल रहे हैं? नीरज जी Very हमने सुना interesting. था, नीरज जी हमने सुना था कि शंकराचार्य को जो है मंडन मिश्र की पत्नी ने रोका था। आप आज रुक गए हैं, दोनों महिलाओं ने आपको रोक लिया है। अब आपके पास अनुभव नहीं है गृहस्थ आश्रम का, बताइए, अब जवाब दीजिए। मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं और जो अनिल जी ने कहा वही मैंने शुरू में जो कहानी सुनाई थी, आपको याद हो आप लोगों को, तो वो कहानी का मतलब ही यही था कि जिनकी कहानी मैंने सुनाई थी ना, कि एक सर्टेन स्टेज के बाद आप गिव बैक करते टू सोसाइटी। तो जो मैम कह रही हूँ बिल्कुल सही बात है। कि एक परिभाषा क्या है उसकी, एक गरीब आदमी, एक छोटा कम पैसे वाला आदमी भी सोसाइटी को गिव बैक करता है, लेकिन वो कर पाएगा कि नहीं, यही तो क्वेश्चन है सारा। क्या उसको वो संस्कार, वो तरीके दिए गए हैं? मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप 10 करोड़ रुपए का पैकेज में काम करें तभी आप सक्सेसफुल हैं। मैंने तो ये शब्द ही नहीं यूज किया है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आप एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो उसकी पसंद का काम करने दें, पैसे अपने आप वो कमा लेगा। और अगर आपने उसको बचपन में अच्छे संस्कार दिए तो वो सोसाइटी को गिव बैक भी करेगा। ये इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को ग्रो कर रहे हैं ना, तो उसके सारे एस्पेक्ट को ग्रो कर रहे हैं कि वो उसका पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, उसका भाई बहन के साथ कैसा बिहेवियर है, उसका रिलेटिव्स के साथ कैसा बिहेवियर है, टीचर के साथ वो कैसे, वो तभी कर पाएगा जब वो एक कंप्लीट मैन के तौर पे ग्रो कर रहा है। और वो तब ग्रो करेगा जब वो अपनी चॉइस का, मैं इस बात से कोई हो सकता है डिफर करे, मैं मानता हूं कि अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो सच मानिए आप दुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिंदगी के आपाधापी में फंसे हुए हैं। बच्चों की फीस, बस का किराया, मकान की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसमें पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। आप इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाएंगे, और थोड़े समय बाद बच्चों की पेरेंटिंग आ जाएगी। तो वो एक झंझाल है, सरदर्द है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। तो इसलिए मैंने कहा कंप्लीटनेस तभी आएगी जब आप एक बेटर पेरेंटिंग अपने बच्चे को देंगे बचपन से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे पर्सनल टच में है, जो बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको मैं अभी फोन कर दूं वो अपना काम छोड़ के मेरे से मिलने चले आएंगे क्योंकि मेरी जरूरत होगी। ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा तभी आप अच्छे इंसान होंगे, लेकिन उनकी पेरेंटिंग वैसी की गई है, उनको सिखाया गया है कि आपको एक समय बाद गिव बैक करना है। वो आप उसको बचपन में सिखा देंगे तो फिर फाइनेंशियली जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हो तभी आप फिलैंथ्रोपिस्ट बनेंगे। बहुत सारे कम लोग भी बनते हैं, हम लोग भी करते हैं। मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत फिलैंथ्रोपी करता हूँ। मेरे को कुछ भी दिखता है तो मैं लोगों को दे देता हूँ। तो ये आपको बचपन से सिखाना पड़ेगा अपने बच्चे को। तो सक्सेस प्रियंका की या और जो ओमप्रीत, आप परिभाषा लोग वो के ये पास है। कोई और सवाल है क्या? क्योंकि ये आदमी पिछले 20 सालों से इंडियन टेलीविजन में सबको परेशान कर रहा है। आप लोगों के पास कोई और सवाल हो तो उससे पूछिए। नहीं, मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने अपने उसमें कही, डिफाइन किया एग्जैक्टली कि आप सक्सेसफुल हो गए, आप एज अ फिलॉन्थ्रपी करनी चाहिए, बट आप करना चाहते हैं कि नहीं, दैट डिफाइंस यू एज अ सक्सेसफुल और एक मजबूत पर्सन। तो आई एग्री विद यू नीरज सर, थैंक यू। नहीं, उससे सहमत मत होना, ये आदमी ठीक नहीं है। आप अपने और कोई, प्रियंका तुम्हें और कोई सवाल पूछना है? एक्चुअली हमें ऐसे लगता है कि आप अपने पैशन में अगर बहुत एनग्रॉस्ड हैं, ठीक है, आप हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट है क्योंकि उससे उनको अटेंशन मिल रही है, बट वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे नहीं है। मतलब बताइए वो नीरज अपने जी। बच्चों के लिए उतने सिंपैथेटिक नहीं है, उनमें एक
ऐसे लोग भी हैं जिसको एक नार्सिसिस्टिक आप अप्रोच मानो या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मानो, जिसमें वो अपनी इमेज तो ऐसी रखते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो बहुत उनका जो डिमीना है बहुत, लेकिन वो अपने कलीग से या अपने उन लोगों के साथ उतने अच्छे नहीं है। आपको बाहर से नीरज यानी कहे कि हिपोक्रेटिक हैं, बहुत से लोग हैं कि पैसा तो दे रहे हैं लेकिन अंदर उतने अच्छे नहीं है। बताइए। अंदर नहीं अच्छे हैं। जब आप उनसे मिलोगे तो मतलब एक फिलेंथ्रोपी को मैं नहीं मानती कि अगर आप फिलेंथ्रोपिस्ट की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी चीजों से भी समाज का भला कर सकते हो और आप दिखाते भी नहीं हो। आपको जरूरत भी नहीं है कि कोई देखे या आपको रिकॉग्नाइज करे। तो यहाँ पे बताइए। देखिए मेरे एकदम बात बहुत दूर तक निकल गई है, जगजीत सिंह की गजल याद आ रही मुझे। नहीं वापस लाइए तो खत्म करेंगे जी। कोई भी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होता है। ये बात आप समाज में, अगर आप समाज जीवन में है तो कोई राम नहीं है, हर एक के अंदर के कमियां हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हुआ मटेरियल टर्म्स में, बहुत पैसे कमाए, फिलैंथ्रोपी करा, फिर भी वो दुखी है अंदर से, या उसके पीछे के कारण अगर हम जानने की कोशिश करें, मेरा अनुभव ये कहता है कि उसके जो आसपास है या जिस तरह से उसने चीजों को देखा है, ग्रो किया है, उसकी वजह से वो परेशान है। लेकिन फिलैंथ्रोपी एक डिफरेंट इशू है कि वो लोग क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। असली इशू ये है कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। पेरेंटिंग करने का सिर्फ सिंपल एक तरीका है, माँ बाप को अपने बच्चों को समझना पड़ेगा कि वो किस लायक हैं और वो क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर उसमें आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, मटेरियल भी सक्सेसफुल होंगे और आपकी ताउम्र इज्जत करेंगे और वो आपके हर चीज को समझेंगे। लेकिन अगर आपने उनको सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाया, नौकरी पाने के लिए एक टूल बनाया, तो आप ये मान के चलिए कि वो एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। इसमें मैं एक कहानी छोटी सुना दूं 30 सेकंड की। उसमें टीचर लोग हो सकता है कुछ गुस्सा हो जाए, लेकिन मैंने शुरू में माफी मांगी थी, प्लीज जज मत करिएगा। ये कहानी उसी व्यक्ति की है जिसकी मैंने आपने पहले सुनाई थी। तो वो व्यक्ति जब साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो साइंस कॉलेज में हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, पटना साइंस कॉलेज में। तो उनके जो बड़े भाई थे वो वहीं पे प्रोफेसर थे। तो उनके और उनके भाई के बीच में डील हुई थी कि कभी ये पता नहीं चलने दिया जाएगा कि आप मेरे भाई हैं, वरना आपको अनड्यू प्रिविलेज मिलेगा, सारे टीचर्स आपको थोड़ा फेवर करने लगेंगे। तो ये डील थी, किसी को पता नहीं चलेगा, और नहीं पता चला। लेकिन उनके जो हिंदी के टीचर थे उनसे बहुत बातचीत करते थे वो लोग। तो एक दिन उनके हिंदी के टीचर ने कहा, यार तुम्हारी जो बातचीत करने का लहजा है ना, इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या उनके घर से हो, क्या उनके रिश्तेदार हो, उनके फैमिली में से हो क्या। तो इन्होंने एकदम मना कर दिया वर्मा जी ने, नहीं नहीं, मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं, मैं नहीं जानता उनको कौन है वो। थोड़ी देर बातचीत के बाद उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ रिलेशन है उनसे। तो फिर वही संस्कार आ गए कि अब बार बार झूठ नहीं बोलना गुरु से। एक बार तो आपने बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने सच स्वीकार कर लिया कि हाँ वो मेरे बड़े सगे भाई हैं और वो प्रोफेसर है मैथ्स के। तो इनका प्रश्न था कि आपको कैसे पता चला। तो बोला, आपके जो बात करने का तरीका है, जो लहजा है, जो स्टाइल है, जिन शब्दों का आप यूज करते हैं, आपके भाई भी वैसे ही करते हैं। क्योंकि जब हम लोग स्टाफ रूम में बैठते हैं तो उनका यही तरीका होता है बात करने का। इससे मुझे लगा कि आपका कुछ कनेक्शन है। अब यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, कि उस समय के टीचर भी इतने अच्छे होते थे कि वो पहचान लेते थे। आजकल के टीचरों के सामने अलग अलग मजबूरियां हैं, मैनेजमेंट उस तरह के हैं कि दिन भर कॉपी चेक करो, पता नहीं क्या क्या करो, तो पढ़ा नहीं पाते। लेकिन उस जमाने के टीचर भी ऐसे होते थे कि जो बच्चों को देख के समझ जाते थे कि ये किस परिवार से बिलोंग करता है। तो ये पूरा एक मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज की जरूरत हमें लगती है। मैं इस डिस्कशन को 5-10 मिनट एक्सीड कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सहयोग करेंगे से 5-10 मिनट, क्योंकि नीयत से बहुत अच्छी अच्छी बातें शुरू हुई। लहजे पे बात आई कि जब मैं दिल्ली आया तो मैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने एक सवाल पूछा। तो एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे आप बुंदेलखंड के हैं क्या, सागर के हैं क्या। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला। कहने लगे आपकी भाषा से। उनका सवाल तो मैंने अंग्रेजी में पूछा था। कहला भाई साहब आप अंग्रेजी भी बुंदेलखंडी में बोल रहे थे। तो लहजा कई बार ऐसा हो जाता है। अनिल आप अपनी बात प्लीज पूरी करिए और ये भी बताइए कि मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था, मैं भूल गया हूँ, कौन भारती थी, मैं भूल गया हूँ। जिस तरह से ओमप्रीत और प्रियंका ने इनको घेरा है शंकराचार्य जी को, तो मुझे मंडन मिश्र की पत्नी मैं भूल गया उनका क्या नाम था। आपको याद हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर अगली बार में बताएंगे हम। यदि मुझे सही याद है तो शारदा, बाकी अपनी पत्नी कह रहे थे, दूसरी की पत्नी याद नहीं रहे तो अच्छा है। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए कि वो था कि एक्सपोजर वाली बच्चों की। फिर मैं एक्सपोजर की बात कर रहा था। देखिए ऐसा है कि जब
आप बच्चों के साथ अलग अलग तरह की अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहां जो बच्चा देखता है उससे वो बहुत सारे इम्प्रेशंस, बहुत सारी लर्निंग लेके आता है। वो भी एक ऐसी चीज है जो उसके पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मुझे ये लगता है सारे पेरेंट्स के साथ अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ जिसकी जितनी कैपेसिटी है कि आप बच्चों को एक्सपोजर जरूर दीजिए, अलग अलग चलिए सर, चीजें आपका दिखाइए। पॉइंट हमने ले लिया, समय कम है, 3 पैनलिस्ट को और मुझे करना है, मैंने आधे घंटे का समय लिया था लोगों से 40 मिनट होने पर। प्रतिभा मैम, जी। क्या बच्चे को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाता है कि इसकी पेरेंटिंग अच्छी है या खराब? बिल्कुल पता लग जाता है। एक उनके जैसे आपने बताया बात करने के लहजे से, दूसरा वो कितना हम्बल है, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं बड़ों को, या छोटों को कितने किस तरह से जो डील कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल पता चल जाता है कि उनकी पेरेंटिंग कैसे हुई है। पेरेंट्स अगर बहुत ही उनके कॉन्फिडेंट है अपने में, उनका बच्चा भी उतना ही कॉन्फिडेंट होगा अपने में, कंटेंटेड होगा। ही विल बी वेरी कंफर्टेबल इन हिज ओन स्किल एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक सेल्फ एस्टीम एक बच्चे की अगर हाई है, उसमें पेरेंट्स का काफी बड़ा रोल है। वो किसी और से कंपेयर नहीं करता कि वो कितने पैसे वाले हैं और हम जो शायद मीडियोकर फैमिली को है। दे वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन एंड सेटिस्फाइड। वो एक पेरेंटिंग का ही एक नतीजा है। चलिए यहाँ पर मैं ओमप्रीत मैम, एग्जाम्पल हाँ मैम आप बात कर लीजिए पूरी। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो कि मेरे दिमाग में घूम रहा था कि जैसे आप लोग बोल रहे थे कि पैसा होना चाहिए तो फिलैंथ्रोपी होगी। फिलैंथ्रोपी केवल पैसे से नहीं होती, हिंदी में है तन धन मन से आप जितना आप हेल्प कर सकते हैं किसी को, वो भी एक है एस्पेक्ट है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रही थी, क्या मैं अभी मतलब रिसेंटली हो गया 6 महीने पहले एक बुक पढ़ रही थी विजयपत सिंघानिया के बारे में। नाउ वो एक 2 रूम के रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं। गौतम सिंघानिया जी उनको निकाल दिए हैं। अब वेदर टू क्वेश्चन द पेरेंटिंग ऑफ सीनियर सिंघानिया, what is the role of junior Singhania, where is the parenting over here? Lot of money, and I'm quite sure they must be donating a lot, maybe just to save taxes, or for their own status symbol. But where is the nurturing? मैम इस टॉपिक पे अगले बार हम जरूर डिस्कशन करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नीरज जी ने नया शुरू कर दिया है। ओमप्रीत आप बताइए, पेरेंटिंग के यार्ड स्टिक्स आपके क्या हैं? आप किसको अच्छी पेरेंटिंग मानते हैं? आपके पैमाने क्या है? आपके मीटर्स क्या है? सर एज अ पेरेंटिंग, जैसे पेरेंटिंग का कोई रूल नहीं है, वैसे ही बच्चे को भी हम एक सब्जेक्ट ना समझ के, एक ह्यूमन बीइंग समझ के अगर अपने साथ रखें, उसको एम्पैथी सिखाएं, उसको बेसिक्स, जैसे अनिल सर ने कहा कि जब से पेरेंट्स एजुकेटेड हो गए हैं ज्यादा, आपके पास टॉपिक्स ज्यादा हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पिताजी के तो 4 बच्चे थे, उन्होंने इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया हमारे ऊपर। हम बस, हमारे लिए पिताजी और माताजी आइडल होते थे, जो वो करते थे हमने सोच लिया कि यही सब कुछ सही है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा ऑब्जर्व तो एक-एक चीज करता है। तो अगर आप उसे बिना कुछ बोले भी, अगर आपके अपने कर्म अच्छे हैं, आपकी अपनी एक्टिविटीज अच्छी हैं, लेकिन सोच से, ऐसा नहीं कि अगेन दिखाने के लिए मैं कुत्ते को प्यार करूं और बाहर जाके उसे लात मार दूं, बच्चा देखता है, वैसा ना हो। आप अगर जेन्युइनली अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे इन सेंस, अगेन अच्छे की डेफिनेशन बदल जाएगी, एक एज अ बेसिक ह्यूमैनिटी रख के अगर आपके अपने कर्म अच्छे हैं, तो बच्चे के ऊपर वो ट्रांसफर होगा। तो मेरे हिसाब से अगर उसमें एक एम्पैथी है, थैंकफुलनेस है, फॉरगिवनेस है, तो मुझे लगता है कि दैट्स वो वही, क्योंकि वही सारी, यही तीनों चारों चीजें जो बेसिक्स है बच्चे की या ह्यूमन बीइंग की, वो उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देता है और वहीं से फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है। प्रियंका आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है हर पेरेंट की इच्छा होती है कि उसके बच्चे अच्छे हों, सफल हों, सुखी हों, और वो अगर नहीं हो पाते हैं, इंटेंशन तो सभी पेरेंट्स का अच्छा होता है, कोई पीट के उनको अच्छा बनाना चाहता है, कोई प्रेम से अच्छा बनाना चाहता है, कोई एग्जाम्पल दे के अच्छा बनाना चाहता है, फिर गलती कहाँ हो जाती है पेरेंट्स? जी, तो गलती वही है कि जब आप उसकी इच्छा के अगेंस्ट, आपने अपने बच्चे को समझा ही नहीं और अपनी इच्छा उस पे थोपने के लिए कि वो सक्सेसफुल होगा, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी सक्सेस की मीनिंग और बच्चे की सक्सेस की मीनिंग डिफरेंट हो। बच्चा किसी और चीज में सक्सेसफुल
सक्सेसफुल मानता हो अपने आप को, उसका वो किसी और चीज में अपने आप को फुलफिल मानता हो और आप सोच रहे हो कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा तभी वो सक्सेसफुल होगा, तो जब आप जबरदस्ती कोई चीज उस पर थोपेंगे तो वो गलत होगी। और एक और मैं प्रतिभा जी की बात से बिल्कुल बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि पेरेंट्स की पर्सनैलिटी बच्चे में दिखती है। अगर पेरेंट्स खुद में कंटेंटेड हैं तो वो बच्चे में भी दिखेगा। अगर पेरेंट्स को दूसरों से होड़े, अरे वो उनके कपड़े अच्छे हैं, उनके घर में ये है, उनके दिमाग में लगातार ये चल रहा है, तो बच्चे के दिमाग में भी आएगा कि अरे उनके पास इतना पैसा आ गया। बेकार में जो एक जलन या कुढ़न वो पेरेंट्स ही ट्रांसफर करते हैं बच्चे में, या अननेसेसरी कंपटीशन। क्यों कंपटीशन करना है आपको? अपने आप में अगर आप खुश हो तो बस। तो चलिए प्रियंका, थैंक यू। हम लोग गांव में जब पंगत आलोक, होती है, जी नीरज। आलोक 10 सेकंड का मैं टेस्ट बताता हूँ। आप अपने अपने मतलब आप अपने पर्सनली, कोई बच्चा अगर पार्क में अकेला बैठा है, उसने केले खाए, छिलका उसने सीट के नीचे फेंका या डस्टबिन में फेंका, इससे पता चलता है उसकी पेरेंटिंग कैसी है। जी, जब गांव में पंगत होती है, हम लोग बैठते थे, तो अगर रसगुल्ला वाला हाथ में लेके निकलता है बार बार, तो ना जाने क्यों आपका कितना ही पेट भरा हुआ, आपको लगता है एक बार निकला है तो एक और ले लें। तो शो को खत्म करने से पहले मेरी इच्छा हो रही है कि एक रसगुल्ला नीरज से और ले लें। बड़ी मुश्किल में पकड़ाई में आते हैं। नीरज, एक चीज और बता दीजिए फिर शो खत्म हो। एक सफल व्यक्ति में या एक असफल व्यक्ति में एक अच्छी पेरेंटिंग का या खराब पेरेंटिंग का कितना परसेंटेज आप देखते हैं? किस किस चीज में? पेरेंटिंग में मतलब एक पेरेंटिंग का? पेरेंटिंग का एक सफल मेरे हिसाब व्यक्ति है से तो और आप पेरेंटिंग का सक्सेसफुल कितना है। हिस्सा उसमें है? हाँ, मेरे हिसाब से अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं है इन, अब इस बात पे सहमति है कि इन टोटलिटी में, तो उसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गलती आप उसको 100% मान लीजिए या 90% में जो भी मानिए आप, पेरेंट्स की है। क्योंकि बच्चा एक चिकने घड़े की तरह है, कच्ची मिट्टी से बन रहा है, जैसा आप उसको ढालेंगे वैसा ही बनेगा। वो घर में ही सीखता है सब कुछ, टीचर्स के बाद वो किताबें पढ़ने जाता है। वो तो वो अपने घर में पेरेंट्स उसको क्या सिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसी पे तय होगा। बाकी दोस्त दुनिया को आप दे दीजिए कि सरकार नहीं अच्छी, मोहल्ला नहीं अच्छा, घर नहीं अच्छा और टीचर नहीं अच्छे, स्कूल नहीं अच्छी, ये सब बकवास की बातें। रिक्शे वाले के भी बच्चे आईएएस बनते हैं और बड़े बड़े घरों के लड़के क्लर्क बन के भी रह जाते हैं। तो ये सब आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को, कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए जिसके बच्चे बिगड़ गए हैं, प्लीज अपने आप को दोष दीजिए, किसी और को नहीं। और आपके अगर बच्चे सक्सेसफुल हैं, अच्छे इंसान हैं, तो अपने को क्रेडिट दीजिए। नीरज वाजपेयी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यकीन मानिए कि इसमें कोई फिक्स नहीं था कि आखिरी में वो मेरी तारीफ करेंगे। कि उन्होंने जो आखिरी में बात कही कि पेरेंटिंग का 90% किसी भी बच्चे की सफलता या असफलता में जिम्मेवारी है, तो 5 दिन जो हमने शो किया, 5 दिन जो आप लोगों ने मेहनत की, वो नीरज वाजपेयी की इस बात ने उस पर मोहर लगा दी कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण थी कि हम इस पे 5 दिन शो करें। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि चाहे ओमप्रीत अमेरिका से, मुझे पता है कितनी बिजी वो होगी, रोज 5 दिन तक हमारे साथ रही। प्रतिभा मैडम देर रात हम लोगों के साथ रही, लेकिन प्रतिभा मैडम आप इसके लिए ओमप्रीत को गुस्सा हुई है, इसकी वजह से अपन लोग का शो लेट नाइट रिकॉर्ड होता था। जी मैं जी, मेरी तरफ प्रियंका से के लिए भी सबको थैंकफुल थैंक हूं कि यू। 5 दिन तक वो अपने दो दो बच्चों की पेरेंटिंग के साथ साथ हम लोगों के साथ रही। अनिल अलग तरह की जिंदगी में बिजी रहते हैं, ये भी हमारे साथ रहे। और नीरज वाजपेयी ने हमें प्रॉमिस किया था कि जिस दिन आप आखिरी शो करेंगे, उस दिन मुझे भले विजय केडिया या किसी भी आदमी का इंटरव्यू करने क्यों ना जाना हो, मैं मना कर दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो उन्होंने भी अपनी बात मानी, स्वीकार की, कमिटमेंट को अपनों ने माना, आज वो हमारे साथ हैं। तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों को इसलिए भी थैंकफुल हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, हो सकता है आज 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, लेकिन यूट्यूब पे कभी ना कभी ये संख्या लाखों तक पहुंचेगी। और लाख तक ना भी पहुंचे, एक भी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति ने देख लिया जिससे उसका जीवन बदल गया। नीरज वाजपेयी की बात है, किसी एक भी व्यक्ति ने मान ली कि 90% इनका अंदाजा है, और शेयर्स में देख के मैं कह सकता हूं कि इनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, कि 90% पेरेंटिंग डिपेंड करती है किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता में। तो अगर मेरे एक भी दर्शक ने आप तमाम लोगों की बात स्वीकार की, चाहे अनिल की बात मानी हो कि बच्चों को एक्सपोजर जरूरी है, या प्रियंका की बात मानी हो कि जो पेरेंट्स करेगा
वो बच्चा देखेगा, या ओमप्रीत की बात मानी हो कि वो बच्चे को इमोशनल होना जरूरी है या उसको एम्पैथी की जरूरत है, या प्रतिभा मैडम की बात मानी हो कि बच्चे को देख के आप उसके पेरेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप लोगों की बात निश्चित रूप से कोई ना कोई सुनेगा, सार्थक होंगी। और इस सार्थक पूर्ण अच्छी बातचीत के लिए जो 5 दिन आप लोगों ने मेरे साथ की, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और हजारों लाखों लोग जो आपको नहीं देख पाए या जिनको आप लोग नहीं देख पाए वो तो आपको देख पाएंगे, मैं उन लोगों की तरफ से भी आप सबका आभार जताता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार। Thank you so much for having us on the show. थैंक यू मैम, थैंक यू।